बड़ी बड़ी बीमारियों का भी आयु होता है। हम लोग को किसी का भी कुंडली देख रहे हैं तो वो देखना होगा कि वो कुंडली से आदमी पूर्णायु है, मध्यायु आयु का है या अल्पायु का है, और उसका कौन सा फेज चल रहा है। वैसी स्थिति में हम लोग उनका उपचार, उस उपचार के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि वो आदमी कहाँ रह रहा है, कैसे वास्तु में रह रहा है, कैसे मिट्टी पर बने मकान पे रह रहा है, और कैसे रिश्तेदारों के बीच में रह रहा है। उनके ग्रह का इफेक्ट होता है हम लोगों पर। मेरा जो अपना विचार है मैं शेयर कर रहा हूँ सबसे। तो अगर मान के चलिए कि किसी का लग्न मजबूत है, और आज के कंसेप्ट में सभी आदमी का बृहस्पति को जो देखना चाहिए, क्योंकि लीवर हम लोग अपने चौपट करते चले जा रहे हैं अपने खान पान के कारण, अपने रूटीन के कारण, और अपने आप डिस्टर्ब करते चले जा रहे हैं, चंद्रमा खराब करते हैं लोग। तो इन चीजों को अगर हम लोग देखते हैं तो ऐसी स्थिति में ये देखा जाए कि हमारे शरीर में पॉजिटिव चीजों का सिक्रेशन अच्छे से हो, उनकी चंद्रमा का स्थिति हो रही। और रहा जो भी हम लोग के स्ट्रेस के कारण होता है, और बुध की कमजोर होने से होता है। बुध, केतु और सूर्य का इसमें ज्यादा योगदान है। तो अगर बुध को मजबूत करते हैं लोग तो ऐसी स्थिति में मान के चलिए स्किन का भी बहुत तरह का डिजीज होता है। स्किन रैशेज है, स्किन रैशेज से लेकर स्किन सिरोसिस तक है। तो अगर स्किन रैश है सिंपली, तो वहां पर लीवर का योगदान और बुध का योगदान है। बहुत से लोगों को लीवर पैचेज होता है जो कि स्किन के डिजीज के रूप में दिख रहा है। स्किन सिरोसिस में भी बुध का और सूर्य का, इसके साथ साथ बृहस्पति का भी योगदान होता है, क्योंकि वहां पर सिक्रेशन गलत हो रहा है और उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे। इसके अलावा दूसरा किडनी डिजीज जो है, इसमें बुध और केतु का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। अगर केतु का किसी का हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं, एक हाउस में बैठा हुआ है और आपका लग्न मजबूत नहीं है, तो राइट साइड का किडनी इफेक्टेड होता है। अगर 6 में बैठा हुआ है छठे घर में, तो लेफ्ट साइड का किडनी इफेक्टेड होता है। तो अगर हम इन बीमारियों को पहले से जाने की बीमारी आने वाला है, तो उसका उपयोग, उसका हम लोग पहले से उपाय करके रखेंगे, तो बीमारी का जितना इफेक्ट होना चाहिए उसको कम से कम 50% तो कम कर सकते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है, ये बीमारी होने पे तरह तरह का जांच करने के बाद इलाज करता है। हम पहले से उसका उपाय करके रख सकते हैं, और कम से कम 50% तो उपाय कर ही सकते हैं। उसके अलावा आपका जो किडनी है, उसमें चंद्रमा का भी रोल देखा जाएगा, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है वो, उसमें चंद्रमा का रोल होता है। और अगर चंद्रमा गड़बड़ है, हम लोग अपना चंद्रमा को गड़बड़ करके रखते हैं अपने लाइफस्टाइल के कारण। तो ऐसे स्थिति में चंद्रमा को मजबूत करके रखा जाए, बृहस्पति को ठीक किया जाए, अपने आहार विहार को ठीक किया जाए। और इसमें जो उपचार वाला पक्ष, उपचार के लिए सबसे पहला तो एक ही चीज है कि अपने लग्न को मजबूत करें, लाइफस्टाइल को ठीक करें। आजकल देखिए हम लोग क्या करते हैं, राहु को साथ में लेके चलते हैं हम लोग। राहु भ्रम पैदा करता है, छाया ग्रह है, हर एक के पॉकेट में मोबाइल फोन है, हम लोग चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक चीजों से घिरे। तो वैसे स्थिति में एक राहु जो भ्रम करने वाला चीज, उसको कैरी कर रहे हैं हम लोग सब लोग, क्योंकि मजबूरी हम लोग के लिए रखना है आजकल की जरूरत है। तो अगर किसी का डायग्नोसिस कर रहे हैं हम लोग हैं, तो सबसे पहले लग्न को देखा जाए, चंद्रमा को देखा जाए, और उसके 6-8-12 का रिलेशन कैसा है, कहाँ है, क्या, इसको स्टडी करते हुए पहले से उनको उपचार किया जाए और उपाय किया जाए। और मेरे समझ से सर, मेरा एक प्रश्न है सर। वो जो है ना, आपने कहा कि डायग्नोसिस करने पड़ेगा पहले, हाँ, तो अगर कैसे वो सही डायग्नोसिस हो रहा है, ये कैसे पता चले? मेरा अपना अनुभव है, अगर आप कुंडली के आधार पर किसी का विश्लेषण करके आप देखेंगे तो किस ग्रह से रिलेटेड है, और हर एक बीमारी किसी ग्रह से रिलेटेड होता है। कोई ग्रह एक कारक बनता है किसी बीमारी का, तो उसका उपाय पहले से हम ले रहेंगे तो बीमारी का प्रभाव नहीं आएगा। सही जगह वो डायग्नोसिस किया कि नहीं, ये कैसे पता? ये मॉडर्न मेडिकल साइंस का आधार है, किस करके अपना काम करेंगे।
नहीं, जो ज्योतिष के पास जो मैं वो कहा कि आपका कुंडली में ये है वो है, तो मैंने तो वो सुन लिया। तो फिर जाके हमको क्या दोबारा मॉडर्न डॉक्टर के पास हमारा डॉक्टर पास जाते ही आप अच्छा, कि मेरे पास कोई साधन देखिए पहले की हम लोग जो मेडिकल साइंस हम लोग का साधन था वो रखने का उपयोग करते थे, प्रभाव की उसका भस्म होगा तो उपयोग करते थे। अच्छा सुनिए, क्वेश्चन और तो बाद में रखते हैं, इनका भी हो जाने दीजिए। तो जिसकी जैसी जिज्ञासा होगी, ऊपर भी विद्यार्थी हैं। मुझे लगता है अंत में कोई चर्चा सत्र रखा गया है। हाँ, हाँ, उस उसमें पर ये चर्चा बातें आ सत्र में जाएं। हम लोग हाँ, ठीक रहेगा, वो ठीक रहेगा। हाँ, अभी हम लोग सुन रहे थे डॉक्टर श्री दीपक मिश्र जी को, जिन्होंने अद्भुत तरीके से कुंडली की जांच करके और रोगों के निवारण के विषय में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। हम बहुत आभारी हैं और बहुत जोरदार उनके लिए ताली हम लोग बजाना चाहेंगे। और जैसा कि आप सभी और भी विद्वजनों से सुन चुके हैं, विनय कुमार पांडे जी से, हमारे सीनियर मोस्ट प्रोफेसर श्री भारत भूषण मिश्र जी से, कि ज्योतिष शास्त्र के द्वारा जैसे कोई व्यक्ति तकलीफ में जब आता है तभी डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन इसका पूर्वानुमान कि रोग हो ही ना, रोग कब होगी आपको उसका पहले से अगर आपको पता चल जाए, जैसे आप रास्ते में चलते हैं, आपने देखा कि ब्रेकर है तो आपने स्पीड कम कर लिया, कहीं गड्ढा है तो आप उससे बगल से निकल गए। तो इसकी जानकारी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही हो सकती है। यही एकमात्र ऐसा विज्ञान है जो पूर्व में ही बतला देगा कि आपको किस समय शरीर के किस भाग में कौन सी बीमारी होगी, और ऐसा कोई भी साइंस मौजूद नहीं है। ये सारा रिसर्च हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा किया गया है, और युग का प्रभाव है कि इस विद्या पे लोगों की दृष्टि एक अलग मापदंड लेकर के उभर गई है, और इसको पुनर्स्थापित करने के लिए आज हमारे बीच हमारे बहुत ही सीनियर मोस्ट प्रोफेसर और बहुत ही बड़े विद्वान, जिनके छाया में हम लोग कुछ सीखना चाहेंगे, और हम आग्रह करेंगे श्री विश्वरंजन पति जी से कि वे अपने ज्ञान के द्वारा चर्म रोग, कर्कट रोग इत्यादि पर प्रकाश डालें, डायबिटीज पर भी, क्योंकि मधुमेह एक ऐसा रोग आजकल बन गया है जो कि सर्वव्यापी हो गया है और इसका कोई उपचार भी नहीं है। मेडिकल साइंस में आज तक इसका कोई पूरा समाधान उपचार वाला है ही नहीं। तो इससे कैसे बचा जाए, ये कैसे हो जाता है, क्या प्रिकॉशन लें कि ये हो ही ना। डॉक्टर विश्वरंजन पति जी प्लीज। मंच पर विराजमान माननीय सीताराम वैदिक आदर्श महाविद्यालय के अध्यक्ष जी, सीताराम वैदिक आदर्श महाविद्यालय के सभी अध्यापकगण तथा भारतीय दूरदर्शन के दोनों अतिथिगण और मेरे अग्रज कलकुल्य चौबे जी, शुक्ला जी, दीपक जी, बात ऐसी है कि रोग क्यों होता है, उसके बाद हम आएंगे ग्रह नक्षत्रों के ऊपर। कई दृष्टि से, कई एंगल से हम विचार जब करते हैं, हाँ माफ करेंगे मेरे अग्रज माननीय भारत भूषण जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, क्षमा करेंगे मैं भूल गया था, तो उनके अनुज में ही हूँ, तो इसी आधार पे मैं अपने भाषण चालू करता हूँ। तो विषय पर आता हूँ, रोग क्यों होता है, उसके बाद हम मॉडर्न साइंस के ऊपर आएंगे कि ज्योतिष शास्त्र के ऊपर आएंगे या आयुर्वेद शास्त्र के ऊपर आएंगे। कई दृष्टिकोण से अगर विचार किया जाए तो एक होता है परिवेश होता है, वातावरण होता है और खान पान। अब विशेष करके आप देखिए बीमारियों की संख्या बहुत बढ़ती जाती रहती है। डॉक्टर भी आजकल जो है पहचान नहीं पाता कि इसको कौन सा बीमारी है। मुख्य रूप से छोटे छोटे बच्चे जो है उनको भी डायबिटीज बीमारी पकड़ लेता है।
तो हम लोग का जो खान पान का व्यवस्था है, खान पान का चीज है और खान पान का समय है, वो ठीक नहीं है। एक तो जल प्रदूषित है, वायु प्रदूषित है, जो चीज हम खाते हैं वो भी प्रदूषित है, वो ठीक तेल से नहीं बनी हुई है, चीज नहीं मिलती है, ठीक सामान भी नहीं मिलता है, जिसके कारण जो है हम जो खाते हैं, आजकल एसिडिटी का बीमारी प्राय 100 में 99% लोगों को जो है एसिडिटी का बीमारी है। क्या है? गैस है। गैस की बीमारी जो है बहुत व्यापक रूप से, मतलब सभी लोगों को जिसको देखो उसका गैस बीमारी है। ये एक दृष्टिकोण से हम विचार करते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से जो है ग्रहों की प्रकृति, गुण, स्वभाव और उनके मित्रता, उनके रहन सहन शैली, ये सब देख करके वो व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव डाल सकता है, इसको देख करके हम विचार करते हैं। जैसे शनि वायु कारक ग्रह है और चंद्रमा जल कारक ग्रह है, मंगल है रक्त कारक ग्रह। तो ये सब चीज जो है, इस सब चीज को जो है हम ध्यान में रखते हुए काल पुरुष के जो अंग है, मस्तक से शुरू करके पैर तक, जैसे मस्तक में मेष राशि है, मुख में वृष राशि है, कंठ में मिथुन राशि है, हृदय में कर्क राशि है और उदर में सिंह राशि है। इसी क्रम से जो है मीन तक, पैर में जो है मीन राशि को हम स्थापन करते हैं। तो जब व्यक्ति के बारे में हम विचार करते हैं, व्यक्ति आकर के पूछता है कि मेरा ये समस्या है, तब हम ग्रहों को देखते हैं कुंडली में, फिर नवंश कुंडली को देखते हैं, फिर द्वादशांश कुंडली को देखते हैं। ये सब देख करके हम विचार करते हैं कि वाक्य ही जो है ये सब चीज, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सब कुछ देख करके पूरा ज्योतिष एक सामान्य शास्त्र नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आप साधारण कुंडली देख करके बोल दो आपका ये खराब समय चल रहा है, आपको जो है ये बीमारी है, आप ये बीमारी से मुक्त नहीं हो पाओगे, ये बोलना गलत है। आप सभी दृष्टिकोण से विचार कीजिए, विचार करके जो है निष्कर्ष निकालिए और उसके बाद जो है उसका परिणाम क्या है ना, उस परिणाम उसको बताइए, और दूसरी बात है उसका निराकरण क्या है, निराकरण भी उसको बताइए। जैसे अभी मैडम पूछ रहे थे कि पहले डायग्नोसिस जो है मैं आपसे करके उसका निराकरण के लिए मैं व्यवस्था करूं ना, आपसे डायग्नोसिस करके आपने जो फलादेश किया है उसके आधार पर जो है मैं उसके बाद में मॉडर्न साइंस मेडिकल जो है डॉक्टर है उनके पास जाऊं? बड़ा अच्छी प्रश्न है ये मैडम। ऐसी है, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस चीज को हम बहुत गंभीर रूप से विचार करके आपको बताते हैं, और आपको बताने के बाद आप जब पता लग गया कि ये सही बता रही हैं कि मेरे पेट की समस्या है और पेट में एक अल्सर है, फलाना जगह पे जो एक अल्सर है ये भी इन्होंने बता दिया, तो इसके लिए निराकरण क्या है? तो निराकरण के लिए हम आयुर्वेद शास्त्र को पकड़ते हैं। तो पहले हम बता देते हैं कि मैडम ऐसा है, आप जो है जड़ी बूटी जो है विभिन्न प्रकार चरक, सुश्रुत इत्यादि बनाए हुए जो शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, तो उसमें बहुत प्रकार की विधियां बताई गई है ना। विभिन्न वृक्षों के जड़ी बूटियों को लेकर के हम बताते हैं कि इसका निराकरण के लिए ये चीज चाहिए। तो आप उसको खाने के बाद मेडिकल साइंस के पास आप गए नहीं, हमारे बातों पे आप चले और आप उसको खाने के बाद आपको थोड़ा स्वस्थ मिला, तो आप वही आपको पता लग गया कि नहीं, वाक्य ही ये जो बता रहे थे ठीक बता रहे थे, गलत नहीं बता रहे थे। और दूसरी बात है, समस्या अगर ज्यादा है, हमको कैसे पता लगेगा कि आपके पेट में एक सामान्य जो है फुंसी है और एक विशालकाय का फुंसी है, हमको ये कैसे पता लगेगा? तो ग्रहों के जो है स्थिति को देख करके, कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देख करके उनके ऊपर कितने मित्र ग्रहों की दृष्टि है, कितने शत्रु ग्रहों की दृष्टि है, और अभी दशा क्या चल रहा है, और गोचर को देखना है, भावफल को देखना है, सब देख करके हम कहेंगे मैडम परिस्थिति जटिल है,
आप जो है ये आयुर्वेद शास्त्र से आपका निराकरण नहीं हो सकता है, आप थोड़ा जनरल मेडिकल में आप संपर्क कीजिए जाकर के तुरंत, ये हम आपको बता सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे जोशी लोग जो है, जैसे भारत भूषण जी बोल रहे थे, जोशी लोगों को पहले जो है शास्त्र का अध्ययन जो है ठीक तरह से करना चाहिए और अध्ययन करके शास्त्र के नियम के अनुसार हमको चलना है। और तथाकथित ज्योतिष जैसे होते हैं उसी तरह हम तथाकथित ज्योतिष न बन करके शास्त्रों को बदनाम नहीं करना चाहिए। शास्त्र में बहुत कुछ लिखी हुई है, शास्त्र में बहुत कुछ चर्चा हुई है, तो शास्त्र में जो है जो कुछ लिखा हुआ है, जो कुछ चर्चा की गई है, उसके ऊपर ध्यान पूर्वक जो है बड़े लगन से जो है अध्ययन करके उसको चिंतन करके साधना करके व्यक्ति को वो फल के बारे में बताना चाहिए। तो मेरा विषय जो है वो मधुमेह के ऊपर है, तो उसमें मेडिकल साइंस में कहते हैं डायबिटीज, हमारे संस्कृत में हम कहते हैं उसको मधुमेह बीमारी। हाँ, तो मधुमेह जो डायबिटीज मेटाबॉलिज्म में संबंधी रोग है, जिसमें प्रमुख समस्या शरीर की कोशिकाओं द्वारा जो ग्लूकोज का उपभोग नहीं कर पाता। शरीर की विभिन्न प्रकार जो कोशिकाओं है, सेल है, उस सेल में जो है ग्लूकोज का उपभोग नहीं कर पाता। आज के युग में मधुमेह रोगियों की संख्या तो नित्य प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो आपको सब पता है। प्रमुख कारण क्या है मधुमेह बीमारी की? प्रमुख कारण है खान पान में अनियमितता, गरिष्ठ भोजन और मोटापा शरीर, ये 3 चीज है प्रमुख कारण। हम जो फास्ट फूड खाते रहते हैं ये एक चीज है, और कुर्सी में बैठ करके 24 घंटा बैठते रहते हैं, चाल बुल नहीं है, परिश्रम नहीं है, ये एक दूसरा कारण है। और जो है गरिष्ठ भोजन मिल जाता है तो दे दबा करके खाते जाओ, नहीं मिलता है तो भूखा रहो, ये आदत नहीं होना चाहिए। ये भी एक इसी कारण पे जो है वो पकड़ लेता है, और मोटापा से शरीर स्थूल होने से भी डायबिटीज पकड़ लेता है। तो ये एक कारण है। दूसरा कारण क्या है ना, हेरिडिटरी। डायबिटीज एक ऐसा बीमारी है, वो हेरिडिटरी है। आपके हो सकता है आपका पिताजी को हुआ होगा, आपके परिवार में माता जी को हुई होगी, तो उसके कारण भी जो है डायबिटीज हो जाता है। तो ज्योतिषीय दृष्टि से शुक्र और सप्तम भाव जो यौनांग का प्रतिनिधित्व करता है, इसी रोग के कारक है। सप्तम भाव को देखते हैं और शुक्र को देखते हैं, दोनों चीज जो है डायबिटीज का कारण है। मानसिक स्थिति जो है चंद्र से देखी जाती है, तो मन का कारक ग्रह है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा की गति बहुत तीव्र है। हमारे जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में से चंद्रमा की गति सबसे तीव्र है। तो मन का कारक है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, जैसे मेरे पास परम आदरणीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, वो सोचते होंगे मैं ऐसा कार्यक्रम कर रहा हूँ, तो हमारे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के वीसी साहब तो सोचते होंगे कि हाँ वहाँ कार्यक्रम चल रहा है, ये चल रहा है। मतलब देखिए, बैठे हैं यहाँ, सुनते हैं यहाँ, लेकिन मन और कहीं है। तो हमारे मन में भी, मैं बैठा हूँ यहाँ, पुरी के बारे में सोच रहा हूँ, दिल्ली के बारे में सोच रहा हूँ, तो मन की गति है सबसे तीव्र है। तो मन जो है, मन को स्थिर रखना ये सबसे बड़ी बात है। जब मन अस्थिर हो जाता है तो सब में अस्थिरता दिखाई देता है। तो इसी दृष्टि से उन्होंने क्या कहा कि शुक्र और सप्तम भाव इसका प्रतिनिधित्व करता है, और इस रोग का कारक ग्रह है। मानसिक स्थिति चंद्र से देखी जाती है, और लग्न से बीमारियां। लगन जो है, लगन से हम क्या विचार करते हैं ना, शरीर के बारे में, व्यक्ति का स्वरूप क्या है वो लग्न से विचार करते हैं। लग्न से हम विचार कर सकते हैं व्यक्ति कैसा, देखने के लिए कितना पेट का है, कैसा रूप है, कैसा वर्ण है, ये सब जो है पूरा लगन से विचार करते हैं। तो लगन से विचार करते हैं, वो चंद्रमा से विचार करते हैं, और
चंद्र और जन्म लग्न पर पापोग्रह की अगर दृष्टि से भी यह योग बन जाता है। जन्म कुंडलियों के विश्लेषण में निम्न ग्रह योग मधुमेह रोग के लिए उत्तरदायी है। सप्तम स्त्री स्थान, सप्तमाधिपति अगर त्रिक स्थान पे बैठे, त्रिक स्थान तो छठा, आठवां, बारहवां, 3 स्थान। हमारे जो गुरुजी भारत भूषण जी जानते हैं, पंडित कल्याण दत्त शर्मा जी, वो बता रहे थे कि कुंडली में 12 भाव है, 12th हाउस। 12 भाव में से केंद्र भाव है पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये 4 भाव है केंद्र भाव। त्रिकोण भाव है पंचम और नवम, ये हो गया त्रिकोण भाव। बाकी जो हो गए दूसरा और द्वादश, ये हो गए इंडिपेंडेंट, स्वाधीन। जो राजनीति करता है, जो सत्ता है, सत्ता में जो आते हैं वो 1 4 7 10 को कहते हैं सत्ता। उसको सपोर्ट करने वाले कौन है? ना पंचम नवम। विरोधी कौन है? बाकी जितने रह गए, दूसरा और द्वादश को छोड़कर बाकी स्थान सब विरोधी हो गए। उसमें शुभ ग्रह बैठ जाए वो अशुभ फल देगा, और दूसरा और द्वादश जो है वो स्वाधीन पार्टी है, जो सत्ता में आएगा उनको सपोर्ट करेंगे वो। तो 3 6 8 11 ये जो है परम विरोधी है, एग्नेस्ट पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी। तीसरा, छठा, 8वां और 12। इस दृष्टिकोण से अगर हम विचार करें तो उसमें अगर पापी ग्रह बैठे और पापी ग्रहों का दृष्टि अगर शुभ ग्रह के ऊपर पड़ जाए, बड़े भयंकर थे, चारों तरफ से अगर वो पड़ जाए शुभ ग्रहों की दृष्टि, तो ये मान करके चलिए तो वो गया, उसको निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तभी जो है ये कहते हैं कि चंद्र और जन्म लग्न पर पापों ग्रहों की दृष्टि से भी ये जो बनते हैं जन्म कुंडलियों के विश्लेषण में, ये सब ग्रह जो के सप्तम स्त्री स्थान में, छठे, 8वें, 12वें भाव में सप्तम के साथ कोई पाप ग्रह स्थित हो तो रोग गंभीर रूप से धारण करता है। क्योंकि ये मान करके चलिए डायबिटीज जो बीमारी है और सभी रोगों का बाप है, वो आह्वान करता है, आइए आइए बैठिए, आइए आइए, सब रोग को बुलाता है। इससे बड़ी खतरनाक बीमारी और कुछ नहीं है। तो कंट्रोल करने के लिए सिर्फ हम क्या कहते हैं ना, एक तो दवाई तो खाते रहो, उसके साथ एक्सरसाइज करते रहो, तभी जाकर के कंट्रोल होता है। तो ये जो है दूसरा पॉइंट में, छठे, 8वें, 12वें भाव में सप्तम के साथ कोई पाप ग्रह स्थित हो तो रोग गंभीर होता है। तीसरा क्या है? सप्तम गुरु एवं शुक्र किसी पाप ग्रह से युक्त अथवा दुष्ट हो तथा अपनी नीच राशि में हो तो रोगी को इवन सेंसलेस की तरह ले जाती है, सेंस नहीं रहता है, रोगी बेहोश की तरह हो जाता है। सप्तम सूर्य से युति करे, सूर्य की राशि सप्तम जो है सूर्य के साथ हो और सूर्य की राशि सिंह राशि, नक्षत्र या नवांश में हो तो ये डायबिटीज बीमारी पैदा करता है। 5वां पॉइंट है, छठे एवं 7वें भाव के स्वामियों में परिवर्तन होने की स्थिति में मधुमेह रोग होगा। छठे एवं 7वें भाव के स्वामी, 6th हाउस लॉर्ड एंड 7th हाउस लॉर्ड, ये आपस में अगर परिवर्तन हो गए तब भी मधुमेह बीमारी का संभावना दिखाई देता है। मधुमेह दीर्घकालिक जोग के लिए द्वादश भाव की भूमिका होगी। अगर ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस में हम देखते हैं कि डायबिटीज जो है इसको अभी अभी पकड़ा हुआ है, ये छूट जाएगी ना, ये चलता रहेगा, तभी जो है हम द्वादश भाव को देखते हैं। द्वादश भाव जो है वो त्रिक स्थान में आता है, छठा, 8वां और 12वां। तो इस दृष्टि से जो है लग्नेश पाप ग्रह के साथ और सप्तम भाव का कारक शुक्र गुरु के साथ स्थित है। लग्नेश जो है लग्नाधिपति जो है वो पाप ग्रहों के साथ होना, और सप्तम भाव का कारक जो है प्रत्येक भाव का कारक ग्रह होते हैं। जैसे पंचम भाव का बृहस्पति होता है, ऐसे सप्तम भाव का जो है शुक्र होता है, स्त्री कारक ग्रह उसको कहते हैं, रोग कारक।
तो सप्तम भाव का कारक शुक्र अगर गुरु के साथ स्थित हो तो ये जब हम ये विचार करते हैं तो सामान्य विचार करते हैं, जब पेशेंट आता है, जब कोई परेशान होकर के आता है, तब हम जो जा करके नवांश को देखते हैं, द्वादशांश को देखते हैं, द्वैष्करण को देखते हैं, ये सब देख करके दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और इवन जरूरत पड़े तो अष्टक वर्ग को भी देखते हैं, तब जा करके इसका निष्कर्ष निकलता है। मोटा मोटी रूप से ये जो है सामान्य रोग पकड़ने के लिए ये जो स्थिति दिखाई देता है हमारे सामने। जैसे एक जातक है, चंद्रमा लग्न या लग्नेश पर पाप ग्रहों की दृष्टि या युति हो। चंद्रमा लग्न या लग्नेश पर पाप ग्रहों की दृष्टि या युति। एक जातक है, कन्या लग्न वाली कुंडली है, दूसरा भाव में गुरु शुक्र बैठे हैं, तीसरा भाव में सूर्य बुध केतु बैठे हैं, चौथा में मंगल और नौवां में राहु, एकादश में शनि और चंद्रमा। उसी तरह नवांश में भी वही कन्या लग्न, चंद्र बुध बैठे हैं लग्न में, दूसरा में कोई नहीं है, तीसरा में शनि है, चौथा में केतु है और पंचम में जो है, छठा में सूर्य है, आठवें में जो है मंगल है, नौ में राहु और शुक्र, 10वें में राहु है, सॉरी बृहस्पति है। तो ये स्थिति है। इस जातक को सन 1998 में मधुमेह रोग है, 1998। कुंडली में दृष्टि डाले तो स्पष्ट है कि लग्न पर शनि और राहु की दृष्टि है। देखिए, राहु हो गया आपका नवम भाव में, 1 2 3 4 5 द्विपाद दृष्टि से वो लग्न को देख रहा है राहु। तो इस दृष्टि से वो क्या कह रहे हैं, इस जातक को सन 1998 से मधुमेह रोग है, कुंडली में दृष्टि डाले तो स्पष्ट है कि लग्न पर शनि और राहु की दृष्टि है और शनि की जो दृष्टि है तीसरा दृष्टि है, एक पाद दृष्टि है लग्न के ऊपर। और चंद्रमा शनि के साथ स्थित है, लग्नेश बुध पापक ग्रह केतु के साथ तृतीय भाव में विराजमान है तथा सप्तमेश गुरु बृहस्पति जो है शुक्र के साथ द्वितीय भाव में स्थित है। तो नियम छठी और नियम सातवीं, छठी नियम क्या है ना, लग्नेश पापक ग्रह के साथ और सप्तम भाव का कारक शुक्र गुरु के साथ वो तो डायबिटीज होता है। और सातवीं में क्या है ना, चंद्रमा लग्न या लग्नेश पर पापक ग्रहों की दृष्टि या युति हो तब भी डायबिटीज होता है। तो पूर्णतः ये जो चर्चा हुई है मधुमेह के ऊपर, तो उसमें मोटा मोटी रूप से हम देखें तो ग्रहों की दृष्टि देखते हैं, ग्रहों की स्थिति देखते हैं और ग्रहों के ऊपर पापों ग्रहों की कितना प्रभाव है उसको देखते हैं, ग्रह किस भाव में बैठे हैं उसको देखते हैं। ये सब देख करके और सांप्रतिक परिवेश को देख करके हम विचार करते हैं कि इसको डायबिटीज बीमारी है और होता है और होता रहेगा। और ग्रह अगर सामान्य रूप से कमजोर है, बहुत कमजोर नहीं, सामान्य रूप से कमजोर है, तो हम बता सकते हैं देखो भैया आप बॉर्डर लाइन पे है तो आप थोड़ा होशियारी से रहना है, तो हम उसको सूचना दे देते हैं पहले। ग्रह अगर चारों ओर से घिरा हुआ है, पापी ग्रहों के बीच में है और समय भी ठीक नहीं चल रहा है, मतलब दशा अंतर्दशा की दृष्टि से देखते हैं, प्रत्यंतर की दृष्टि से देखते हैं, समय ठीक नहीं चल रहा है, तो हम कहेंगे भैया मुक्ति नहीं है आपको, आप जो है दवाई लेते रहिए, इंसुलिन लेते रहिए, आपका ये डायबिटीज ऑलरेडी पकड़ चुका है। ये है मधुमेह रोग का जान। उसके बाद जो है आजकल बहुत दृष्टिकोण से हम विचार करते हैं कि जैसे हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे थे, बृहस्पति का जो है पीला वस्त्र हो, पीला रंग हो, शुक्र का श्वेत वस्त्र हो, श्वेत रंग हो। तो चर्म रोग के बारे में हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि चर्म रोग के बारे में क्या, कैसे चर्म रोग पकड़ता है। देखिए,
रक्त, पहली बात है रक्त विकार होने से चर्म रोग होता है, ठीक है। जैसे खुजली खुजली है तो सामान्य बीमारी है, और जो लेपर पेपर्सी बीमारी है ये तो चर्म रोग से, लेपर्सी जो होते हैं कुष्ठ रोग जिसको कहते हैं हम, ये तो चर्म से ही है। तो इसमें जो है इसका शुक्र का और बृहस्पति इन दोनों का महत्व बहुत है, इसको हम देखते हैं। तो उसमें क्या है, वही स्थिति को देख करके बताना ही पड़ता है कि कब तक ये जो है आपका चर्म रोग सामान्य रूप से है कि गंभीर रूप से है। ये ग्रहों की स्थिति को देख करके उसमें कौन सा नक्षत्र का प्रभाव है, सब चीज को हमने देखना पड़ता है, देख करके उसको बताना पड़ता है। उसके ऊपर सारा माफ करेंगे, चर्म रोग के ऊपर मैं इतना ही मतलब ये नहीं किया हूं। तो कैंसर एक बीमारी है, उसको पहचानना बड़ा मुश्किल है, और अंदर अंदर से कैंसर बहुत प्रकार के है। थ्रोट कैंसर है, लिवर कैंसर है, बोन कैंसर है, बहुत प्रकार के कैंसर की बीमारियां हैं। तो उसको कैसे पकड़ते हैं, तो औद्योगिक युग में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो चल रहा है अभी, बहुत प्रकार की नई नई बीमारियां जो है उत्पन्न होता है। डॉक्टर भी डायग्नोसिस नहीं कर पाता है इसको क्या बीमारी है, क्या दवाई दो। तो उसमें जो है प्राचीन काल में अथवा कुछ दशक पूर्व इस बीमारी के संबंध में अधिक चर्चा नहीं थी, लेकिन आज देखना है कम से कम 100 में से 25 लोग निकलेंगे जिनको कैंसर बीमारी है, 100 में से 80 लोग निकलेंगे जिनको डायबिटीज है। और ये जो गैस्ट्रिक है ये तो खान पान का ये से होता है, ये इसमें कोई मतलब गैस्ट्रिक का कोई इसमें ये नहीं है। गैस्ट्रिक बीमारी एक कोई बीमारी नहीं है, वो विभिन्न प्रकार के अखाद्य को हम खाते हैं, जो रास्ते में जो बेचते रहते हैं चाउमीन इत्यादि 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 आप लोग जानते हैं, वो अखाद्य को खा करके जो है हमारे जो है क्या होता है ना, एसिडिटी हो जाता है और एसिडिटी से गैस्ट्रिक बनता है। तो ये कोई बीमारी नहीं है गैस्ट्रिक। फिर भी ये अगर कंटिन्यू करे तो अल्सर होता है, नहीं तो कैंसर होता है। तभी जो उन्होंने कहा कि आयुर्वेद की संहिता में अर्बुद, कर्कटार्बुद, दुष्टव्रण एवं रक्तार्बुद नाम का वर्णन मिलता है। कैंसर को कहते हैं क्या, अर्बुद, कर्कटार्बुद, दुष्टव्रण एवं रक्तार्बुद। कैंसर शरीर के किसी भी अंग की कोशिकाओं के असामान्य रूप से वृद्धि होने के कारण होता है, किसी भी स्थान में। एक तो माउथ कैंसर होता है, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए जो है आप देखना है जो गुटखा खाते हैं जो लोग, उसमें गुटखा में एक विचित्र जो है चित्र दिखाई देता है, और उसके नीचे कैंसर इंजूरियस फॉर हेल्थ लिखा हुआ है। कैंसर इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, फिर भी लोग उसको खाते हैं। कई लोग तो इसे इसमें जाकर खाते रहते हैं, रात में सो भी जाते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारे कैंपस में एक कर्मचारी जो है, मैंने उसको कई बार समझाया, कई बार मैंने कहा भैया तुम ये गुटखा मत खाया करो, अब गुटखा को इसमें रख करके मत ये करो। कहने के बावजूद भी जो है वो समझाने, अंततः गत्वा उसको कैंसर हुआ और कैंसर में मर गया वो। नौकरी उसका और 14 साल था, बताइए। माउथ कैंसर से वो एक्सपायर करेगा। उसके बेटा को अभी नौकरी मिला है हमारे कैंपस में। तो ये एक बीमारी ऐसा है, इसके क्या होता है ना, ये बहुत भयानक रोग है और अनेक उपाय और अनुसंधान के पश्चात भी अभी तक इस रोग के कोई नियंत्रण नहीं किया जा सका। जिसकी किसी व्यक्ति को यह रोग होता है वो अपने जीवन का अंत ही समझ लेता है। चिकित्सा उपाय द्वारा बीमारों की थोड़े समय टाला जा सकता है, जैसे केमोफेमो लेकर के ये थोड़े समय टाला जा सकता है, किंतु समाप्त नहीं किया जा सकता। विभिन्न ग्रहों की
रश्मियों का प्रभाव भी इसमें देखा गया है। विभिन्न ग्रहों की रश्मियों की प्रभाव देखिए, ग्रह और नक्षत्र बहुत दूर, हमसे बहुत दूर, पृथ्वी से बहुत दूर में, फिर भी उनके जो रश्मियां हुए हमारे ऊपर उनका प्रभाव है। क्यों हम ये धारण करते हैं, रत्न क्यों धारण करते हैं? क्योंकि वो जो हमारे अंदर में जो कमियां है उसको बैलेंस मेंटेन करने के लिए हम रत्न धारण करते हैं। वो जो रश्मियों को ये ट्रांसपेरेंसी करता है, शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को जो है वो रश्मियां करते हैं। जिस चीज का कमी होता है उसी चीज को पूर्ण करता है। जो ग्रह की सपोज बुध होता है वाणी का कारक, अब बृहस्पति होता है विद्या का कारक। एक व्यक्ति अच्छा बोलता है, अच्छा कहता है, बहुत सुंदर ये करता है, लेकिन परीक्षा में जो लिखता है तो सेकंड डिवीजन नहीं तो थर्ड डिवीजन। एक व्यक्ति विद्वान है, मतलब वो जो स्पीच देते हो हमारे समझ में नहीं आता है, इतना मतलब भाषा बना करके वो देते हैं, लेकिन वो सामान्य जन जो है वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो विद्या में बहुत गंभीर है, वाणी नहीं है उनका। तो बृहस्पति और बुध में यही अंतर है। तो उसमें क्या होता है, ये कहने का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को ये रोग होता है तो वो अपने जीवन को अंत समझ लेता है, किंतु विभिन्न ग्रहों की रश्मियों का प्रभाव भी इसमें देखा गया है। ज्योतिषीय गणना और ग्रहों के प्रभाव से इस रोग का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि आपको कैंसर होने का चांस है कि नहीं, हम इसको गणना करके आपको बता सकते हैं। आपको शरीर में किस अंग में ये फोड़ा हो सकता है, घाव हो सकता है और कैंसर की तरह जाता है, ये हम काल पुरुष के अंग को विवेचना करके हम आपको बता सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली छठे, आठवें एवं द्वादश भाव से रोग विचार किया जाता है तथा इन भावों में राहु, केतु, शनि, मंगल स्थित है या दृष्ट करते हो तो रोग का उदय होता है। ये रोग का उदय होने का मेन कारण क्या है ना, राहु, केतु, शनि और मंगल। क्यों? शनि होता है वायु कारक ग्रह और मंगल होता है रक्त कारक ग्रह। तो इसी कारण पे जो है ये रोग का उत्पन्न होता है। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है, व्यक्ति के किसी भी अंग से हो सकता है और जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों के स्थिति और भावों के प्रभाव से पीड़ित होने वाले अंगों का भी पता लगाया जा सकता है। सूर्यादि ग्रहों का शरीर के जिन अंगों पर प्रभाव होता है वो मंगल आदि से दूषित होकर उन अंगों का कैंसर करते हैं, क्योंकि मंगल जो है एक तो रक्त कारक ग्रह है, दूसरा जो है वो पापी ग्रह है। मंगल शनि दोनों पापी ग्रह है। तो कुंडली में मैं थोड़ा विषय से हटता हूं, कुंडली में जिसके कुंडली में मंगल प्रभावशाली है, विशेष करके दशम क्षेत्र में है मंगल प्रभावशाली है, वो मान करके चलिए कि वो डिफेंस लाइन में जाना पक्का है, वो आर्मी ऑफिसर होगा, नहीं तो आईपीएस ऑफिसर होगा। ये एक बात है। दूसरी बात है मेडिकल लाइन में होगा, डॉक्टर होगा, किंतु काट कोट चीर चार ये जो ब्लड जो है, ब्लड से रिलेटेड, वो मंगल का काम है। तो मंगल बहुत प्रभावी है। यद्यपि पापी ग्रह है तो पापी ग्रह होकर के शुभ ग्रहों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है तो हानि करता है। फिर भी जैसे विनय जी बोल रहे थे, कोई ग्रह खराब नहीं है, कोई राशि खराब नहीं है, उस समय के अनुसार व्यक्ति को फल देते हैं, दशा और अंतर्दशा के अनुसार व्यक्तियों को फल देते हैं। हम ये है कि सूर्यादि ग्रहों का शरीर के जिन अंगों पर प्रभाव होता है वह मंगल आदि से दूषित होकर उन अंगों का कैंसर करते हैं। सूर्य के दूषित होने पर मस्तिष्क को ब्रेन कैंसर जिसको कहते हैं, ब्रेन कैंसर कैसे ना, ट्यूमर से पकड़ता है, ब्रेन ट्यूमर जिसको होता है तो ब्रेन ट्यूमर से कैंसर। तो पहले सूर्य मस्तिष्क अंतर का चंद्रमा से,
जिसको कहते हैं कि ये लिवर कैंसर जिसको कहते हैं आंत्रक, चंद्रमा से। वक्षस्थल ब्रेस्ट कैंसर जिसको होता है मंगल से, रक्त जनन तथा गर्भाशय। बुध से जो है नोज कैंसर, मुंह नाभि का, गुरु से जीभ और कान, यकृत का, शुक्र से कंठ, थ्रोट कैंसर, जननांग का, शनि से दांत, माउथ कैंसर, हाथ पैर का कैंसर होता है, तथा राहु इन सभी को प्रभावित करता है। देखिए राहु और केतु ये दोनों क्या है, ये छाया ग्रह है, लेकिन इनका इतना प्रभाव है, वो जिस ग्रह के साथ रहते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव से संबंधित तथा उस ग्रहों से संबंधित फल लेते हैं, उस ग्रह को पूरा सपोर्ट कर लेते हैं। मैं आपके घर में जाकर के बैठा, आप जैसे कहेंगे मैं ऐसा ही करूंगा। आप सोचेंगे कि ये मेरा एक बहुत बड़ा ग्रेट सपोर्टर आ गया। चोरी करने के लिए जाएंगे, आप कहेंगे चलो मैं आगे चलता हूं, आप मेरे पीछे आइए। तो ये जो है राहु और केतु, ये दोनों शैडो प्लैनेट है, फिर भी इनका प्रभाव बहुत खतरनाक है। तो इस दृष्टि से उन्होंने क्या किया ना, भारतीय ज्योतिष के अनुसार विभिन्न ज्योतिर्विदों ने सूर्य मंगल गुरु राहु केतु को कैंसर योग का कारक ग्रह और कर्क वृश्चिक मीन तुला राशियों कारक राशियां माना जाता है। कैंसर के कारक राशियां कौन कौन है ना, कर्कट राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि और तुला राशि। और ग्रह कौन कौन है ना, सूर्य मंगल गुरु राहु केतु। सूर्य होता है, मंगल होता है, बृहस्पति होता है, राहु और केतु। पॉइंट नंबर 1 में वो क्या कहते हैं ना, कर्क वृश्चिक मीन मकर तथा तुला राशियों में से कोई 2 राशियों त्रिक भाव अर्थात 6ठा 8वां 12वां भाव के स्वामी अथवा दुष्प्रभावी ग्रहों से संबंध होने पर कैंसर होता है। मैं फिर इस बात को रिपीट करता हूं, कर्क वृश्चिक मीन मकर तथा तुला राशियों में से कोई 2 राशियां इनमें से त्रिक भाव 6ठा 8वां 12वां भाव में बैठ जाए अथवा त्रिक भाव के स्वामी के साथ संपर्क रखें, तो दुष्प्रभावी ग्रहों से संबंध होने पर यह होता है। मंगल का लग्न के प्रथम 6 भावों में से किसी एक भाव में स्थित होकर 6ठे 8वें दोनों भाव से संबंध रखने पर। दूसरा पॉइंट, कौन? मंगल। मंगल का लग्न के प्रथम 6 भावों में से किसी एक भाव में स्थित होकर 6ठे 8वें दोनों भावों से संबंध रखने पर। तो मोटा मोटी हमको ये पता लग गया कि त्रिक भाव जो है ये पूरा खतरनाक है। त्रिक भाव में जो बैठता है वो खराब फल देता है, त्रिक भाव से जो संपर्क रखता है वो खराब फल देता है, त्रिक भाव के ऊपर जो दृष्टि रखता है वो खराब फल देता है। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि त्रिक भाव से थोड़ा दूर रहना। रहेंगे कैसे? वो तो जन्म से हमारा स्थिति ऐसा ही है, तो इसीलिए हमको उसी आधार पर चलना पड़ता है। मंगल का लग्न का प्रथम जगह सूर्य से 6ठे 8वें 12वें भाव के अधिपति का संबंध राहु केतु से होने पर, लग्न 6ठे 8वें भाव का संबंध कैंसर रोग के कारक ग्रहों एवं राशियों से रहने पर, सूर्य का जो संबंध 6ठे 8वें 12वें भाव के स्वामी एवं रोग कारक ग्रहों से हो, माने षष्ठाधिपति के साथ हो एवं त्रिक भाव, वही 6, 8, 12 इन भाव से अगर संबंध हो गया तब भी कैंसर पकड़ लेगा। शनि मंगल का लग्न कुंडली नवांश कुंडली में आपसी संबंध कैंसर रोग पीड़ित करता है। शनि मंगल ये दोनों अगर लग्न कुंडली में और नवांश कुंडली में परस्पर अगर संबंध हो तब भी कैंसर पकड़ लेता है। नवांश कुंडली में बृहस्पति से सूर्य प्रथम, पंचम, सप्तम, नवम, एकादश भाव में रहे तो कैंसर रोग होता है। नवांश कुंडली में बृहस्पति से सूर्य, बृहस्पति जहां बैठा है वहां से अगर सूर्य प्रथम, पंचम, सप्तम, नवम, एकादश भाव में रहे तो कैंसर रोग होता है। कैंसर योग के ज्योतिषीय सिद्धांत अभी भी उसी प्रकार गौण है जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में इस रोग का निदान।
जन्म कुंडली में निम्न ग्रह स्थिति भी कैंसर जो कारक पाई गई है। जैसे दूसरा भाव में मंगल है, द्वादश भाव में केतु है, छठे भाव में राहु है, आठवें भाव में शनि है, स्थिति बताया गया। उदाहरणतः कैंसरियों की कुछ जन्म कुंडलियों का उल्लेख किया जा रहा है जिनमें उपरोक्त नियम लागू होते हैं। कई जन्म कुंडलियां बताए गए हैं, तो इसके ऊपर क्या सर चर्चा करें सर, जन्म कुंडलियों के ऊपर? टाइम हो गया। तो मैंने सुधाकर जी को बताया था कि मैंने कहा कि ऐसा है, एक थोड़ा व्हाइट बोर्ड रखना है और मार्कर रखने से मैं कुंडली बना देता हूँ, लाइट जो है उसमें पॉइंटर देकर के, लेकिन वो हो नहीं पाया। चलो समय के अभाव से ये कुंडली जो कुछ उदाहरण कुंडली हमने ले रखा है उसको हम बताना चाहते हैं, लेकिन समय के अभाव से बता नहीं पा रहे हैं। तो अगर कभी मौका मिले तो इसके ऊपर चर्चा गहन रूप से होगा। जब वो टॉक होगा उसमें, हाँ, इसमें मैं जो डिस्कशन में हम रखेंगे इसको। तो इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ और माननीय अध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं पहले ही बता चुका था और अभी भी बता रहा हूँ कि सांप्रतम समाज में ज्योतिष और रोग, मॉडर्न साइंस, मेडिकल साइंस और ज्योतिष में जो रोग के बारे में विचार किया गया है, इसमें इंटर कनेक्शन क्या है, ये जो विषय को चुन रखे हैं, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम सम्मेलन जाते हैं, बहुत प्रकार के सम्मेलन अटेंड करते हैं, मेरे भैया जी शुक्ला जी भी जानते हैं, वो भी जाते रहते हैं, सब जगह पर सिर्फ प्रेडिक्शन के ऊपर चर्चा होता है, नहीं तो वास्तु के ऊपर चर्चा होता है। ये व्यक्ति इतना बड़ा हुआ है, क्यों हुआ है, ये हुआ है, लेकिन अभी क्या जरूरत है, अभी वर्तमान समय में क्या जरूरत है, किस चीज को लेकर के हमको आगे बढ़ना है और मॉडर्न साइंस के साथ हमको टक्कर देना है, चैलेंज देना है कि ज्योतिष में भी ये है और उसका निराकरण भी है उस में। तो ये जो विषय चुना है, मैं इसलिए मैं मेरे ओर से और हमारे जो है सीताराम वैदिक आदर्श महाविद्यालय के सभी अध्यापकों के ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो बहुत जबरदस्त टॉपिक चुन रखे हैं, ये आजकल के युग में एक चैलेंज है। तो इसीलिए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। डॉक्टर श्री विश्वरंजन सती जी को, और काफी उन्होंने रोग के विषय में विस्तार पूर्वक हम लोगों को बताया है। देखिए, मॉडर्न साइंस और ज्योतिष में अंतर क्या है? अंतर यही है कि साइंस ये कहता है कि किसी व्यक्ति को आप डॉक्टर के समीप ले जाइए, डॉक्टर उसको देखेगा, उस व्यक्ति को बाहर देखेगा और आंतरिक चीजों के लिए वो टेस्ट लिखता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति को देखने की आवश्यकता ही नहीं, उसके सिर्फ जन्म का तारीख और समय दे दीजिए। जैसे आपको एक उदाहरण के लिए बताते हैं, छोटी सी बात, 1 मिनट लगेगा। जैसे कोई व्यक्ति संतान के लिए अगर प्रश्न करता है कि हमारी संतान होगी कि नहीं होगी, तो उसका उस व्यक्ति का सूर्य स्पष्ट, बृहस्पति स्पष्ट और सूर्य स्पष्ट, गुरु स्पष्ट और शुक्र स्पष्ट, ये तीनों जो है कितना डिग्री, कितना अंश, कितना मिनट सेकंड में है, ये तीनों को जोड़ लीजिए। और अगर लग्न कुंडली और नवांश कुंडली में अगर वो पुरुष राशि में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर स्त्री राशि में है और पाप ग्रहों से दृष्टि आयुक्त है, तो उस व्यक्ति के अंदर स्पर्म काउंट कम है, उसके अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता ही नहीं है। ठीक यही चीज स्त्री में, और इसको आप डॉक्टर से फिर चेक करवा लीजिए, मेडिकल साइंस से आप चेक करवा लीजिए, एकदम हूबहू वही निकलेगा। हमने बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा मतलब पहले बता करके वो बाद में चेक हुआ प्रमाण निकला है। स्त्री की कुंडली में चंद्र स्पष्ट, मंगल स्पष्ट और बृहस्पति स्पष्ट, राशि अंश गला बिगला सबको जोड़ करके उसको देख लीजिए। पुरुष राशि और पुरुष नवांश में पड़ता है, पाप ग्रहों से दृष्टि आयुक्त है, तो संतान उत्पन्न करने का क्षेत्र कमजोर है, फिर उसको ट्रीटमेंट में जाना पड़ेगा। हाँ, शुभ ग्रहों की दृष्टि या उल्टी होती है तो वो फिर साध्य रोग है, मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है, और अगर नहीं है तो प्रायश्चित करना पड़ता है। असाध्य शाप्ति रोगस्य प्रायश्चित्तम समाचरित, हमारा शास्त्र कहता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको हम लोग आगे की चर्चा में सुनेंगे, और हमारे बड़े बड़े विद्वान यहाँ उपस्थित हैं। क्योंकि देखिए, रोग के कारक जो हेतु जो होते हैं,
एक हमारा सूत्र है कि कारको भाव नाशाय, अगर षष्ठे षष्ठ में बैठ गया जो रोग देने वाला है तो रोग को समाप्त कर देता है। दूसरी चीज है कि यस्य भावस्य कारको लग्नात् स्थाने तिष्ठति चेद यदि तस्य भावस्य सर्वस्य भाग्योग उदीरितम। किसी भी भाव का कारक द्वादश में अगर बैठ जाए लग्न से तो जिस भाव का वो कारक है उसका उदय कर देता है उस भाव संबंधी फल का। तो क्या वो रोग का कारक अगर बैठ गया द्वादश में तो क्या रोग का उदय कर देगा? तो इन सब चीजों को जानने के लिए हम लोग आगे की चर्चा में बैठेंगे। अभी हमारे कंप्यूटर की जो हमारे कॉलेज की जो है अध्यापिका है वो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, उसके बाद अल्पाहार। क्षमा करिएगा, हम लोग आशीर्वचन सुनेंगे हमारे सत्र के चेयरमैन से। बस सार का कहा हुआ आज सार्थक हो। सर्वदृष्टि प्रहाणाय यह सद्धर्मं मदेशयत् बंद करके खोल दिए। अनुकंपाम उपादाय तम नमस्यामि गौतमम्। भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात कहता हूँ, क्योंकि बुद्ध धर्म और संघ के बिना इस दुनिया की गति नहीं है। माननीय प्राचार्य जी प्रोफेसर सुमेश कुमार मिश्रा जी सुदूर बैठे हुए मुंबई परिसर के निदेशक चर और वरिष्ठतम ज्योतिषी अनपढ़ प्राध्यापक प्रोफेसर रिकॉर्ड होने दीजिए, कोई अनपढ़ मैंने नहीं कहा, वो खुद ही बताया है, तो रहस्य बहुत तो बताने चाहिए ना। अनपढ़ प्राध्यापक प्रोफेसर भारतभूषण मिश्र जी, अनुज अगर जुड़े होंगे प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बनारस से, और यहाँ उपस्थित प्रोफेसर शुक्ला जी, अमित कुमार जी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद वेदांत संकाय के अध्यक्ष और संप्रति ज्योतिष विभाग का काम देख रहे अमित जी, प्रोफेसर विश्वरंजन पति जी जो हमारे पूरी परिसर में है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग में, आदरणीय डॉक्टर दीपक मिश्रा जी जो ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी और मेडिसिन दोनों को, मेडिको को दोनों को जोड़ते घटाते रहते हैं, हमारे सारे मित्रगण जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ यहाँ, और यहीं से मुझे किक कर दिया वहाँ लखनऊ कोलकाता से, बंगाल से, वहाँ हमारे सारे मित्रगण, कौशिक जी, धर्मशास्त्री जी, हमारे न्यायिक आदरणीय श्यामापत कर जी, अनुज सुधाकर जी, जयश्री भट्टाचार्य कंप्यूटर अध्यापिका, शशिभूषण जी, आदरणीय अपरा चक्रवर्ती जी, वंदना जी, छोटे भाई राजेश्वर द्विवेदी जी और सारे मित्रगण, ऊपर के परिसर में जो सारे विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं और अतिथिगण, दूरवर्ती क्षेत्रों से जुड़े हुए इंटरनेट से जिनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, नालंदा से मैं देख रहा हूँ शोध छात्र अनुज कुमार चौबे और कुछ और भी, हाँ उनके गुरु जी यहाँ हमारे बगल में बैठे हुए हैं अमित जी ज्योतिष के, और इस समय वो बौद्ध संस्थान में काम कर रहे हैं, और विभिन्न मित्रगण जो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। देखिए भाई, मैं न तो ज्योतिषी हूँ और न तो आयुर्वेद का विशेषज्ञ, मेडिकल साइंस का, लेकिन 1980 के दशक में एक पुस्तक आई थी ताओ ऑफ फिजिक्स, फ्रिट्ज ऑफ कपरा की पुस्तक थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो फिजिक्स की चैलेंजेस हैं वो थियोरेटिकल फिजिक्स के प्रोफेसर हैं बर्कले में अभी भी,
तो ताओ ऑफ फिजिक्स सारी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। वो हंगामा हो गया, साइंटिस्ट लोग भी परेशान हो गए और जो ह्यूमैनिटीज के लोग हैं वे भी बेचैन हो गए कि कौन सी बवाल आ गई। पहली बार उस साइंटिस्ट ने, वो थ्योरेटिकल फिजिक्स के हैं इसलिए साइंटिस्ट हैं, प्रयोगशाला में नहीं बैठते मगर बोलते हैं चारों तरफ। उसमें ये बताया कि फिजिक्स की जो गुत्थियां हैं, न्यू फिजिक्स की, क्वांटम फिजिक्स की, उनको किस प्रकार से इंडियन जो बुद्धिज्म है और हिंदुइज्म की जो बहुत सारी मान्यताएं हैं उनके साथ जोड़ा जा सकता है। ताओ ऑफ फिजिक्स को देख करके दुनिया में 300 से ज्यादा सेमिनार हुए और 80 तो हमारे देश में हुए, क्योंकि उस समय इंटेलेक्चुअल्स दूसरे टाइप के थे, सोचते दूसरे तरह से थे, सोच की दिशा अलग थी, लेकिन उसको लेकर के बहुत सारे उत्साह हमारे देश में था, क्योंकि बुद्धिज्म और हिंदुइज्म दोनों यहाँ ठीक ठाक पढ़ाई जाती है। तो लेकिन एक कष्ट की बात यह थी कि हमारे कॉमरेड्स बहुत परेशान थे। भारतभूषण जी ध्यान से सुनना, मैं बोल नहीं सकता कुछ भी, चलो ठीक है। तो इतना सोच में पड़ गए। तो उससे चेतना नए तरह की हमारे देश में संचरित हुई साइंस और स्पिरिचुअलिटी को लेकर, और मानना चाहिए कि उसी का परिणाम है कि नई नई समस्याएं जो उभर रही हैं दुनिया में, साइंटिस्ट लोग भी परेशान हैं कि भाई इसका सलूशन क्या होगा। सबसे बड़ी समस्या है ज्ञान के जितने क्षेत्र हैं उनमें आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने की प्रवृत्ति नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे नैयायिक और मीमांसक बैठे हों, बौद्ध बैठे हों, आपस में लड़ते रहेंगे, फिजिक्स के स्कॉलर्स भी आपस में विभिन्न प्रकार के मॉडल्स को लेकर के लड़ते हैं अथवा इग्नोर करते हैं। ये बात पब्लिक डोमेन में नहीं है, इसलिए बताना जरूरी है। मेडिकल की जो समस्या है, आजकल की जो चुनौती है, जैसे कोविड था, इसी में कोविड ने बताया दुनिया को कि हमारे सोचने का जो पैटर्न है वो सही नहीं है। खाने पीने रहने का पर्यावरण भी पहले से चिल्लाते रहे हैं, लेकिन जो बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में, जैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पिछले दिनों एक इंजीनियर को निकाल दिया गया क्योंकि वो है प्रयोग है, गूगल ने निकाला। गूगल आजकल सबकी छाती बना हुआ है, सबके जेब में है। उसने इसलिए निकाल दिया कि किसी मशीन, किसी रोबोट से उसका प्रेम हो गया था उस इंजीनियर का। अब एक नई समस्या मशीन के साथ, इस तरह मोबाइल से तो हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन रोबोट से सारा हिसाब किताब हो गया, और वो बात उसने पब्लिक डोमेन में कहीं चर्चा कर दिया और फिर बाद में चल करके उसका बंटाधार हो गया, उसको निकाल दिया गया। इस तरह के बहुत सारे गूढ़ प्रयोग दुनिया में अभी भी चल रहे हैं, जिन पर सरकारों की नजर नहीं है या सरकारें कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारे आइलैंड हैं जिन पर लोग कुछ लैब बना करके प्रयोग कर रहे हैं। कोरोना, अगर सही बात है कि कोरोना बाहर से प्रक्षेपित किया गया था, तो इस तरह के वायरोलॉजी से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर न तो ज्योतिषी चर्चा कर पाएंगे न आयुर्वेद वाले, क्योंकि कौन सी चीज कहाँ से आएगी ये जानना बड़ा मुश्किल है। किंतु इतना तय है कि दुख है, आएगा, इस संसार में जन्म लिए हैं तो उसके साथ रहना होगा, जरूर उसका कोई न कोई कारण भी होगा, और कारण जब होगा तो वो होगा तो उसका निवारण भी होगा। ये क्रम चलता रहेगा और अंत में बुद्ध के पास आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सत्य है वो आर्य सत्य है, दुख की समस्या है। मुझे लगता है कि ये गोष्ठी आगे चले, इसलिए बुद्ध के उपदेशों के साथ, 4 आर्य सत्य के साथ इसको जोड़ते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि इस विषय पर आगे भी बोलना है। धन्यवाद। ये आशीर्वचनों से हम लोग काफी हर्षित हैं, लाभान्वित हैं, अनुग्रहित हैं, और अब इस सत्र का धन्यवाद ज्ञापन जय श्री
Good afternoon to all of you. Our principal sir, Dr. Shomesh Kumar Mishra, is a very observant person. So he observed that today's generation asks questions, and which is valid and fair. So in response to that, he tried to organize this seminar where we are trying to interrelate the Jyotish astrological remedies with modern medical science. This is not a this versus this seminar. This is about how can we interrelate that and how our generation can understand the entire concept. In this matter, I would like to thank Sri Deepak Mishra sir and Dr. Vishwaranjan Pati sir for enlightening us, and you have painted quite a picture in front of us. I would like to thank our principal sir, Dr. Shomesh Kumar Mishra, delegate Professor Amit Kumar Shukla, Professor Avdesh Kumar Chaube sir, and Bharat Bhushan Mishra sir for adding humor to this event. Also, all the delegates, I would like to thank all of them. Also, I would like to. कोई बात तो समझ रहे होंगे। Huh? वो सब समझते हैं। I would also like to thank Ranga Mishra sir for organizing such a beautiful event, and all of you for making it a successful. Thank you so much. The credit goes to you also because you have been acting behind the scene. अब इस सत्र का जो है अल्पाहार का समय हो गया है। इसमें भी अल्प कराइएगा, भोजन कराइए। ठीक है। भाई सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े रहे। और नहीं, मैं आप देखिए हमारे मित्र